नमस्कार दोस्तों, आज से हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास आप लोगों को स्टार्ट कराने वाले हैं। यानी आज से दोस्तों मैं आप लोगों की इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। जिसने आज तक इससे पहले इतिहास नहीं पढ़ा या बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप आज वो इतिहास पढ़ रहा है यानी हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो कैसे उसको हिस्ट्री कंप्लीट करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल वहीं से बेसिक से आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार आप लोगों को सीखना है। चले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री सीखने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं आप लोगों को, वो समझना है। फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं किस प्रकार हम पूरा कंप्लीट हिस्ट्री को करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को पता है 2021 है भाई। क्या चल रहा है? 2022। ठीक है, आज 2022 है। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले हमारा कभी न कभी 1947 भी आया था भाई, 1947 भी आया था, 1947 भी आया था। और इससे अगर पहले चले तो दोस्तों हमारा 712 भी आया था। अब ये 712 मैंने क्या लिखा, 712 अभी बताता हूं। और इससे पहले हमारा कभी न कभी पता नहीं भाई जिंदगी कहां से स्टार्ट हुई है, यानी इन्फिनिटी। समझ आया? ये मैंने 3 काल कर्म डिवाइड किए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार देखो, सबसे पहले पता नहीं कब से लेकर, तो जब से लेकर और लगभग 712 तक, ये AC AD BC क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस आज आधुनिक इतिहास पे रहेगा, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो दोस्तों यहां से लेके और 712 तक ये हमारा टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट का मतलब है प्राचीन इतिहास। ठीक है, जो हमारी ओल्डेस्ट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, हमारा कालक्रम कहां से कहां तक पता नहीं कब से लेकर, यानी भाई हमारी पृथ्वी तो लाखों करोड़ों सालों से चल रही है, वहां से लेकर और 712 तक आएंगे ना, उसी को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखिए 712 से लेके और यहाँ पे बीच में मैंने लिखा कहीं पे 1707। ठीक है, 1707। ये जो कालक्रम है ना दोस्तों, इसी को हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। मेडिवल हिस्ट्री यानी जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास कब से लेके कब तक आपसे पूछा जाए, 712 से लेके 1707, ये टाइम पीरियड है मध्यकालीन इतिहास का, मेडिवल हिस्ट्री का। अब 1707 से लेके 1947 तक ये जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा, ये है दोस्तों अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। तो आप लोगों ने देखा हमारा जो हिस्ट्री है ना दोस्तों, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं पहला पार्ट हमारा यहां से लेके और यहां तक था, दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक था, तीसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक था। ठीक है, 3 ही पार्ट हम लोगों को पूरे इतिहास में पढ़ने होते हैं। इनमें से पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का भाई मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद हम मेडिवल पढ़े या प्राचीन पढ़े, वो बात दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराने वाला हूं। तो अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आधुनिक इतिहास की जब भी मैं बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की, तो कब से लेके कब तक है, तो आप कहोगे सर 1707 से लेके और 1947 जब देश आजाद हुआ 1947 तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारा कालक्रम रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बाद में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, बस सीखते जाओ किस प्रकार हम करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया 1707 से लेके 1947 तक, इसके बीच में अब इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी है, वही हमारा किसका इतिहास है? आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, चले इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री 3 कालक्रम में पढ़ते हैं, किस प्रकार कहां से लेके कहां तक एंशिएंट होगा और कहां से लेके कहां तक मेडिवल होगा और कहां से लेके कहां तक हमारा मॉडर्न होगा। अब देखिए, अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के बिना 2 फेज है, इसको भी मैं 2 फेज में पढ़ता हूं। आप लोगों को 2 फेज में पढ़ाऊंगा। एक मैंने लिखा फेज 1 और एक लिखा मैंने फेज 2। अब ये क्या लिखा भाई, फेज 1 या फेज 2? मॉडर्न हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक रहेगा दोस्तों 1707 से लेके और 1885 तक, 1885 तक, ये है हमारा फेज 1। यानी 1707 से लेकर 1885 तक, इस बीच में इतिहास में जितनी भी घटनाएं इवेंट्स हुए, उसको हम फेज 1 बोलते हैं। और फेज 2 रहेगा हमारा 1885 से लेकर 1947 तक, देश आजाद होने तक। ये है दोस्तों हमारा फेज 2, 1885 से लेकर 1947 तक। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है दोस्तों? फेज
टू है, फेज टू। समझ आया? तो आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले फेज टू पढ़ेंगे। और फेज टू आप लोगों को पता चल गया कहां से लेकर कहां तक है, 1885 से लेकर और 1947 तक। ये है दोस्तों हमारा फेज टू। समझ आया? देखिए वैसे तो कवर पूरा इतिहास ही करना है, लेकिन सबसे पहले मैं, अगर मान लो कल ही पेपर किसी का हो तो वो कम से कम ये वीडियो देख के चला जाए तो कम से कम नंबर तो आ जाए उसके। भाई इस प्रकार मैं आप लोगों का हिस्ट्री कवर कराने वाला हूं। वैसे पढ़ना हमको तीनों है, एंशिएंट भी पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे और मॉडर्न, पूरा हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। और ये आप लोगों का क्विक हिस्ट्री रहेगा। समझ आया? चले अब मैं स्टार्ट करता हूं फेज टू। फेज टू आप लोगों को कहां से स्टार्ट होता है, 1885 से लेकर 1947 तक। आपको समझ आया? ये फेज वन हम पढ़ेंगे बाद में जब हम इसको कवर कर लेंगे। चले भाई फेज वन देखिए। अब फेज वन है आप लोगों का, सॉरी फेज टू 1885 से लेकर 1947 तक इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितना भी इवेंट्स हुआ है, वो हमारा फेज टू में शामिल होगा। ठीक है? चले अब एक बात थोड़ा सा बेसिक और ध्यान रखेगा यहाँ पे। अब आप लोगों को पता है भारत पे राज किसने किया था? भाई अंग्रेजों ने किया था। 1947 देश आजाद 1947 में हुआ था हमारा। उससे पहले भारत पे किसका राज था? ब्रिटिशर्स का था भाई। किसका? ब्रिटिशर्स का। ठीक है? चले अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेगा। मान लो ये है हमारा भारत भाई, क्या है? ये है हमारा इंडिया। और इंडिया पे राज किसका था? ब्रिटिशर्स का। पूरे भारत पे राज ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स ने, यानी दोस्तों ब्रिटिशर्स ने 1885 से पहले, देखिए 1885 में क्या हुआ ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। 1885 से पहले ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे, भाई ये लगा लो हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे जो रिलीजन के बंदे थे, यानी हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, या कोई भी व्यक्ति हुआ भाई, उनको ना काफ़ी प्रताड़ना दे रखी थी। किसने? अंग्रेजों ने। यानी काफ़ी उनको भाई क्या करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे अंग्रेज जो थे। ठीक है ना? चले तो अब ध्यान से सुनना, 1885 से ही हमने फेज टू स्टार्ट क्यों किया है भाई? ऐसा क्या हुआ था 1885 में? चले अब मैं इसी को शुरुआत करता हूं। यहां से आप लोगों की मेन क्लास अब स्टार्ट होगी। दोस्तों ध्यान से सुनो भाई। चले यहाँ पे नोट्स बनाते हुए चलना है सभी को, और बाद में मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। हालांकि अपने हाथ से जो नोट्स बनाओगे ना उसकी बात ही अलग रहती है भाई। ठीक है? देखिए ध्यान से सुनते हुए चलना भाई। 1885 वो साल था दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ध्यान से सुनना, कांग्रेस पार्टी जो आज की कांग्रेस पार्टी है वही कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसकी जो फॉर्मेशन था, इसका जो फाउंडेशन था वो कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1885 में। 1885 पहले कुछ फैक्ट लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं भाई। ठीक है? 1885 में, 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ भाई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1885 में। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। कहां पे हुई? कहां पे हुई तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र में हुई। कहां पे हुई? महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई? महाराष्ट्र में हुई। किसने की भाई? अगर आप लोगों से पूछा जाता है किसकी लीडरशिप में हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एलाइव ऑक्टरविन, ए.ओ. ह्यूम जिसको कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, के लीडरशिप में। ठीक है? आपसे पूछा जाएगा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, लीडरशिप में हुई थी। ठीक है? ए.ओ. ह्यूम के लीडरशिप में हुई। ध्यान रखना इंग्लिश और हिंदी सेम है दोस्तों, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। ठीक है? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। और किसकी अध्यक्षता में? और अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, यानी हेड कौन थे, किसने सबसे पहला जो कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था किसने हेल्ड किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब देखिए ये क्या लिखा मैंने, ये बताता हूं आप लोगों को सारी बातें। ठीक है? फर्स्ट अध्यक्ष, फर्स्ट हेड। देखिए अब ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी भाई। ठीक है? कांग्रेस पार्टी बनी, उस समय क्या हुआ दोस्तों? उस समय कांग्रेस पार्टी से भी पहले भारत में जगह जगह बहुत सारी पार्टियां बनी हुई थी। देखिए ध्यान से सुनो, 1885 से पहले पूरे भारत में छोटी छोटी रीजनल पार्टियां बनी हुई थी। तो फिर बात हुई 1885 में क्या कि भाई हम लोग ना अंग्रेजों के सामने, यानी देखो अंग्रेजों के सामने कोई नहीं बोलता था, कोई था ही नहीं उनके सामने बोलने वाला। तो पूरे भारत के पढ़े लिखे हुए जो व्यक्ति थे वो सारे के सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को ना अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए भाई, कोई ना कोई एक पूरी बड़ी पार्टी होनी चाहिए जो डायरेक्ट अंग्रेजों के सामने भाई हमारे भारतीय लोगों की बात रख सके। तो इसलिए 1885 में
में सभी रीजनल पार्टियां पूरे भारत से जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो मुंबई में इकट्ठा हुए और वहां पे ही इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और वो कौन व्यक्ति थे? एओ ह्यूम व्यक्ति थे जिन्होंने सभी पार्टियों को इकट्ठा करने की क्या की थी? कोशिश की थी। ठीक है, चले सारी पार्टी आ गई भाई, इकट्ठा हो गई। और जब सारी की सारी पार्टी आ गई तो उस पार्टी को, उस सभा को, उस कॉन्फ्रेंस को हेड किसने किया? तो उस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था डब्ल्यूसी बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा भाई कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी भाई। अगर एग्जैक्ट जगह बताऊं तो कहां पे हुई? तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी थी भाई। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना। किसके नेतृत्व में हुई? यानी किसने बुलाया था? एओ ह्यूम ने बुलाया था। और फर्स्ट पार्टी की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। और कब हुई थी भाई? 1885 में। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी भाई 1885 में। इसलिए ये साल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी बन गई थी जो भारतीय लोगों की आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचा सकती थी। ठीक है, चले भाई स्थापना तो हमने कर दी। इससे रिलेटेड अब कुछ फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ना हर साल अपने कॉन्फ्रेंस किया करती थी। हर साल दिसंबर महीने के आसपास या 30 या 31 दिसंबर को अपनी क्या किया करती थी? अपना कॉन्फ्रेंस यानी अपनी बैठक किया करती थी। तो ये 3-4 बैठक आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या याद रखना है? देखिए क्या याद रखना है, ये है मैंने वर्ष लिखा 1885, 1885, 1886, 1887 और 1880। ये 4 आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की जो अधिवेशन थी, कॉन्फ्रेंस ध्यान रखनी है भाई। 1885 में यहां पे लिखते हैं हेड कौन थे और कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, वो जगह कौन सी थी, प्लेस कौन थे और हेड कौन थे, यही आप लोगों से पूछा जाता है। ये पहला, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, ये थर्ड, ये फोर्थ। यानी कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक कब हुई? 1885 में। दूसरी बैठक फिर अगले साल, तीसरी बैठक अगले साल, चौथी बैठक अगले साल। यानी हर साल दिसंबर महीने में इनकी क्या हुआ करती थी? कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता यानी हेड कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। यही फर्स्ट हेड थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जाएगा कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कहां पे हुई थी भाई? कहां पे हुई थी? बंबई में हुई थी। देखिए मुंबई और बंबई, यहां पे ध्यान रखिएगा भाई दोस्तों, सभी बच्चे इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम है। इंग्लिश वाले बच्चे ये मत समझना यहां पे मैंने हिंदी में लिख दिया भाई, ये सारा का सारा नाम है जस्ट। तेजपाल को तेजपाल ही बोलेंगे, संस्कृत को संस्कृति कहेंगे, समझ आया? इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी दिक्कत आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी 1885 में ऐड थे। प्लेस कहां पे? मुंबई में बैठक हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ दोस्तों? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता, ठीक है, कहां पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। यानी थर्ड कहां पे हुआ? मद्रास में हुआ। फोर्थ कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। ये 4 कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप भारत के मैप को अच्छे से देखोगे ना, भारत को अच्छे से देखोगे तो सबसे पहले ध्यान रखेगा बंबई यहां पे है एक, यहां पे फिर कलकत्ता, फिर मद्रास और फिर कहां पे? इलाहाबाद। ठीक है, ऊपर नीचे इस प्रकार हो रही है भाई। डब्ल्यूसी बनर्जी बंबई में। दूसरी पार्टी में जो हेड थे ना भाई, दूसरी कॉन्फ्रेंस में, वो थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा कॉन्फ्रेंस हुई 1886 में, उसके हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अधिवेशन कहां पे हुआ? वो कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? प्लेस यानी बैठक कहां पे हुई? बैठक, कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? ये वो बात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1887 यानी कहने का मतलब ये साल आप लोग याद रखो या ना रखो, पहला तो याद रखना है। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी। इंग्लिश और हिंदी सेम है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी। अब ये कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस पार्टी के आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट मुस्लिम हेड, पहले मुसलमान अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी था। ठीक है,
चले, फिर कौन था? जॉर्ज यूल था, जॉर्ज यूल। ये कौन था? ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स हेड था भाई, फर्स्ट ब्रिटिशर्स हेड ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, देखिए अब यहां से 3-4 तरह के क्वेश्चन बने भाई। आप लोगों से पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन में कॉन्फ्रेंस किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके हेड कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और यही पहले मुस्लिम अध्यक्ष से आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम हेड कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जॉर्ज यूल बनाए गए थे। ठीक है, इस तरह के यहां से आप लोगों से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड पहले फैक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोगों को पहुंचना है, मैंने आप लोगों को बता दिया, हम लोगों को 1885 से लेके और 1947 तक पहुंचना है। हर साल कुछ ना कुछ हुआ करता था, तो वही इंसिडेंट्स, वही इवेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले, ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई भाई 1885 में। कहां पे हुई? बंबई में, संस्कृत तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुई। और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस पार्टी के पहले अधिवेशन में। ये कुछ फैक्ट है, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चले, इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनो भाई। कांग्रेस पार्टी में ना, कांग्रेस पार्टी में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके साथ ना कुछ नर्म विचारधारा वाले लोग थे। कांग्रेस पार्टी के जो स्टार्टिंग के 20 साल थे ना भाई, 1885 में स्थापना हुई तो 20 साल कब होंगे? 1905 तक। यानी ये जो 20 साल का टाइम पीरियड था कांग्रेस पार्टी पर ना, कैसे लोगों का प्रभुत्व था? तो आप कहोगे उदारवादी लोगों का प्रभुत्व था। ये मैंने उदारवादी क्या कहे, ये आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस पार्टी के ना उदारवादी नेता कौन थे? जिनको इंटरमिस्ट कहा जाता है। इंटरमिस्ट यानी वो लोग थे जो दोस्तों जो नर्म विचारधारा वाले लोग थे, यानी जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ। ये हमेशा ना ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते थे, कृपया करके याचिकाएं दायर कर देते, पेटिशन देते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, लेटर देते थे, कृपया करके हमारी बातें मान लो। यानी ये ऐसे लोग थे। तो उदारवादी नेता कौन कौन लोग थे? तो ये कुछ आप लोगों को नाम याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में आता है। तो दादा भाई नौरोजी थे भाई, दादा भाई, तो यहां पे लिख देते हैं दादा भाई नौरोजी। चले, और इसके अलावा और कौन कौन थे उदारवादी नेता? नौरोजी थे। इंग्लिश और हिंदी सेम है, दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी कहेंगे भाई, कभी ये लगाओ भाई। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, और इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। ये कुछ नाम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं भाई। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, रानाडे, गोविंद रानाडे, पूरा नाम इनका गोविंद रानाडे था। ठीक है, गोविंद रानाडे। ये 4-5 आदमी याद रखना, ये वो लोग थे जो उदारवादी नेता थे। और आप लोग कहोगे, और इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी भी लिख सकते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी उदारवादी नेता थे। यानी ये वो नेता थे जो कांग्रेस पार्टी में स्टार्टिंग में इनका ज्यादातर यहाँ पे क्या था भाई, बोल वाला था कांग्रेस पार्टी पर। ठीक है, उदारवादी नेता। ये उदार सोच यानी नरम सोच, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, सिर्फ रिक्वेस्ट करके ये अपनी बात मनवाना चाहते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड 1-2 बातें याद रखना भाई। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अपने नोट्स बनाते हुए चले ना, वहां पे आप लोगों को सारी की सारी बातें लिखनी है। आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और इन्हीं ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी ये क्या है? धन के निकास का प्रतिपादन किया था। धन के निकास, अब ये क्या है? धन का निकास का सिद्धांत किसने दिया था? धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अब ये क्या बात है, ध्यान से सुनो भाई। ये ना ब्रिटिशर्स में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में रहते थे,
और वहाँ पे रह के ही इन्होंने बाद में तो भारत में भी आ गए थे, वहीं पे रह के इन्होंने एक बुक लिखी थी किस पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कैसे अंग्रेज भारत में रह के यहाँ का सारा पैसा निकास कर रहे हैं, यानी लेके जा रहे हैं भारत का पैसा कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इसी को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्हीं की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही फेमस बुक थी, वो भी लिखो, ठीक है, वो भी लिखो, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसके आगे पुअर्टी भी लिख लेना, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका पुस्तक का नाम था। आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, ये पूछी जाती है, पॉवर्टी यानी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे राज कर रहे थे ना, रूल कर रहे थे, तो वही इनके ऊपर पुस्तक लिखी। तो देखिए मैंने क्या क्या फैक्ट आप लोगों को बताए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ और एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। और यही वो व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भाई को ब्रिटिश के कॉमन हाउस में चुने गए थे। वहां पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने और वहां पे क्या हो गए, जीत गए भाई। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के, वहां पे 2 हाउस है, वहां पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो ये हाउस ऑफ कॉमन जो हमारी आज लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन में जीतने वाले पहले भारतीय थे। आप कहोगे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जो हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटेन की लोकसभा में, यानी ब्रिटेन की लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले थे भाई, ठीक है। फिन्सबरी नामक जगह से ये जीते थे। चलिए ये मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई। चले उदारवादी नेता, इंटरमिस्ट लीडर आप लोग समझ चुके कौन थे। चले इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनते जाओ आप, यहां से हमारी प्रॉपर कहानी अब स्टार्ट होने वाली है भाई। ये तो हमने कुछ फैक्ट बताया आप लोगों को, अब पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना, बस पूरा इतिहास स्टोरी है और कुछ नहीं भाई। स्टोरी को ध्यान से सुन लोगे ना, किस प्रकार क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़े। देखिए 1885 से हमने बात स्टार्ट की थी, 1885 से हमने स्टार्ट किया था 1885 से। अब जाएंगे हम 1947 तक। भाई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी। वो स्थापना क्यों हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या रीजन थे, तो आप रीजन बताओगे कि अंग्रेजों ने ना हमारे भारतीय लोगों के साथ बिल्कुल बुरा भेदभाव कर रखा था भाई, ठीक है, बिल्कुल ये लगा लो अंत कर रखा था अंग्रेजों ने। वो क्या क्या था, वो जब हम फेज फर्स्ट पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को सारी की सारी बातें बताऊंगा, अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ क्या क्या करते थे, ठीक है ना। तो तभी पढ़े लिखे व्यक्ति भारत से इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब की, कैसे की, कौन हेड थे, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं 1905 पे। 1885 से डायरेक्ट मैं कहां पे कूद गया, 1905 में। देखिए आप लोगों को 1947 तक पहुंचना है, जितना पहले 1947 तक पहुंचोगे उतना ही फायदा आप लोगों के लिए। अब देख लो 2-3 पार्ट में पढ़ोगे या एक ही पार्ट में कवर कर दोगे, ठीक है। चले 1905 में क्या हुआ, अब यही साल आप लोगों से पूछे जाएंगे कि कब क्या हुआ। तो 1905 का जो साल था ना, इस समय भारत पे राज कर रहे थे लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन ये वो व्यक्ति थे जो पूरे भारत पे राज कर रहे थे। एक पॉइंट और ऐड करना भाई, जहां पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी ना, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, यानी भारत पे राज कौन कर रहा था। तो ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, ध्यान रखना, ये लिख लेना, आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी जब भारत में कांग्रेस पार्टी बनी उस समय भारत पे राज कौन कर रहा था, लॉर्ड डफरिन कर रहे थे भाई। देखिए हर व्यक्ति के आगे लॉर्ड लग रहा था, यानी ये अपने आप को भगवान मानते थे, ठीक है ना। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले तो देखिए 1905 में भारत में राज कर रहे थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन, बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल पार्टीशन की घोषणा की। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो भाई। देखिए दोस्तों ये है हमारा, ध्यान से सुनना, ये है हमारा भारत, समझ गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है। उस समय जो दोस्तों ये है हमारा आज का बांग्लादेश,
उस समय जो बंगाल हुआ करता था ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था, एक हमारा प्रांत। जिस प्रकार आज हमारी बहुत सारी स्टेट है ना, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इसी प्रकार ये बंगाल इतना बड़ा हुआ करता था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इस बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लो भाई, इस प्रकार दो, एक ये वाला बंगाल, एक ये वाला जो बंगाल था ना, इसको कहा गया ईस्ट बंगाल और इसको कहा गया वेस्ट बंगाल, यानी पूर्वी बंगाल, और इसको पश्चिमी बंगाल, इसको पश्चिमी बंगाल कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों अगर आप देखोगे ना, अगर देखो इस वाली साइड ईस्ट होता है, इस वाली साइड क्या होता है, वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो ध्यान से सुनो, लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल का पार्टीशन कर दिया दो पार्ट में। चले, दो पार्ट में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अब इसने बंगाल का विभाजन पता है क्यों किया, बंगाल विभाजन इसने ये कहा कि भाई ये बंगाल ना बहुत बड़ा एरिया हो रहा है, तो हम लोगों को ना एडमिनिस्ट्रेशन करने में, यानी प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है भाई, इसने दिया ये तर्क। लेकिन अगर इसके पीछे की अगर मंशा देखे ना, तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था दोस्तों मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यानी यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे थी हिंदुओं की संख्या। यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा थी, हिंदुओं की। यानी एक तरीके से ना वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से क्या कर रहा था, हम लोगों को अलग कर रहा था, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि बांटो और राज करो। ठीक है, यही था भाई इनका, ये हिंदुओं और मुसलमानों को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो आप लोगों से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा, यहां से आप लोगों ने याद क्या किया, ये तो मैंने स्टोरी बताई आप लोगों को, बस आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा या बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की, तो वो किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। एक दो डेट ध्यान रखना, ये डेट याद मत रखना, बस वैसे ही बता रहा हूं। देखिए, जुलाई में इसने घोषणा की थी, जुलाई महीने में इसने घोषणा कर दी कि हम बंगाल विभाजन करने वाले हैं। ठीक है, जुलाई महीने में। तो अगस्त महीने में क्या हुआ, अक्टूबर में घोषणा, यानी बंगाल विभाजन हो चुका है। अक्टूबर महीने में ना, 1905 अक्टूबर महीने में बंगाल का इसने क्या कर दिया, 16 अक्टूबर डेट थी, ये याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन इन्होंने कर दिया। ठीक है, बंगाल को डिवाइड कर दिया। वैसे जुलाई में घोषणा की थी, तो अगस्त में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुना, जुलाई 1905, ठीक है, अगस्त 1905, अक्टूबर 1905 सॉरी। तो जब इसने बंगाल का विभाजन की घोषणा की, घोषणा जुलाई महीने में कर दी थी, तो हमने भारतीय लोगों ने क्या किया, अगस्त महीने में हम सारे इकट्ठा हो गए। कहां पे हुए, कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए भाई। कलकत्ता में एक टाउन हॉल था, वहां पे इकट्ठा हो गए। ठीक है, टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए, हमने ना दो आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मूवमेंट की शुरुआत की घोषणा कर दी कि अब हम ना क्या करेंगे, अब हम ना स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजों का क्या करेंगे, बहिष्कार यानी बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट करना का मतलब है स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना। या आप लोगों से यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखो ये साल, ये महीना याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत याद रखना, बस साल याद रखना, साल इंपॉर्टेंट है। देख ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, आपसे पूछा जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, तो उसी साल जब इसने बंगाल विभाजन कर दिया, उसी साल हमने दो मूवमेंट चलाए। एक तो कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब है आज से हम ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज नहीं करेंगे भाई, अपने कपड़े पहनेंगे, देश के कपड़े पहनेंगे, देश की सारी वस्तुएं खरीदेंगे, यानी ब्रिटिशर्स से जो भी आता है ना, ब्रिटेन से जो भी भारत में आता है, उन चीजों का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ना तो उनके स्कूलों में पढ़ेंगे। सब लोगों ने, सरकारी तमाम लोगों ने क्या किया, स्वदेशी और बहिष्कार जब आंदोलन चलाए, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, लोगों ने, जो वकील थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी नौकरियों में जाना छोड़ दिया। अंग्रेजों यानी भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की लगभग हर चीज को त्यागना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी को कहा गया स्वदेशी आंदोलन। और बहिष्कार कर दो, यानी बहिष्कार कर दो अंग्रेजों की बनाई चीजों का, तो बहिष्कार आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से 4 कर्म पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहां से 4 मूवमेंट दिए जाते हैं, आपसे 4 मूवमेंट दिए मैंने, जैसे असहयोग आंदोलन,
नॉन कॉपरेट मूवमेंट मैंने दिया, ठीक है, नॉन कॉपरेट मूवमेंट दिया, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या मैंने दिया बहिष्कार मूवमेंट, ठीक है, बहिष्कार या स्वराज पार्टी। आप लोगों से क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन चारों को ना आप लोग क्रम में लगाओ, कि क्रोनोलॉजिकल लगाओ, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो इस प्रकार आप लोगों को हर साल याद रखना है कि 1905 में भारत में क्या हुआ, फिर 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, इस प्रकार हमको कहां तक पहुंचना है, 1947 तक। तो सारी की सारी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में कोई चीज है ना तो वो फेज 2 है, 1885 से लेकर 1947 पूरा। हालांकि पढ़ना दोस्तों हम लोगों को सारा है, ठीक है। चले, ये आप लोग समझ चुके। 1905 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी तक बताई, एक तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया, और इसी साल हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी, ठीक है। चले, ये सारी बात 1905 की बता रहा हूं और ध्यान से सुनो क्या हुआ। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी महीने इसी साल जब इन्होंने स्वदेशी और यानी बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो क्या हुआ, लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट तो चला दिए, और एक दूसरे ने जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया, तो इसी तारीख को ना इन्होंने बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया कि भाई एक दूसरे को हाथों पे राखी, कलाइयों पे राखी बांधी। भाई हिंदू और मुसलमानों ने कहा हम तो एक है, हम अलग नहीं होंगे। यानी भारतीय लोगों ने कहा किससे कहा दोस्तों, इनसे, अंग्रेजों से। तो इसी साल रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा, आमार सोनार बंगला। आप लोगों से पूछे जाते हैं आमार सोनार बंगला, इसी के ये जो सॉन्ग था किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी टाइम पीरियड में लिखा था जब बंगाल विभाजन हुआ, और बाद में 1971 में 1971 में यही जो गीत था बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग बन गया था दोस्तों। नेशनल सॉन्ग, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा बन गया था 1971 में, अमार सोनार बंगला गीत बन गया था। यानी हमारा प्यारा बांग्लादेश, या आपका पश्चिम बंगाल, बांग्ला का मतलब है बंगाल की बात हो रही है। तो ये किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1971 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट था, देखिए स्वदेशी आंदोलन और जो बहिष्कार आंदोलन था, इसको ना लीड किसने किया था। ये आप लोगों से क्वेश्चन आता है, स्वदेशी और यानी बहिष्कार यानी बॉयकॉट जो मूवमेंट था, इसको लीड किसने किया, यानी इसकी लीडरशिप किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए लीडर कौन था, ये जो आंदोलन चलाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, उसका नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये कुछ फैक्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और, यानी स्वदेशी जब इन्होंने बंगाल विभाजन किया, तो सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि भाई हम लोगों को ना स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चलाना चाहिए, तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया दोस्तों, कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी एक पत्रिका थी इन्होंने संजीवनी, ठीक है, संजीवनी एक पत्रिका है इनकी। आप लोगों से पूछा जाएगा संजीवनी पत्रिका किसकी है, कृष्ण कुमार मित्र की है। तो इसी पत्रिका में ही, इसी मैगजीन में ही इसने सबसे पहले इसका जिक्र किया था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, ठीक है। बाद में किसने लीड किया, फिर ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा। तो ये सारी की सारी घटनाएं 1905 की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, किस प्रकार क्या क्या चीजें हो रही है। ध्यान से सुनते चले भाई। चले, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया भाई, ठीक है, मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग कर दिया इन्होंने। चले, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, कुछ जो मुसलमान थे ना वो स्वदेशी यानी इस विभाजन का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट में आ गए, ठीक है, कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। बंगाल विभाजन कर दिया तो अच्छा हुआ, क्योंकि मुसलमान सोच रहे थे हम इधर वाली साइड में ना अब क्या करेंगे, अपना यहाँ पे अलग से राज करेंगे, यानी मुसलमान अलग से राज करेंगे। देखिए सारे मुसलमान ऐसा नहीं समझ रहे थे, कुछ मुसलमान ने बंगाल विभाजन को क्या किया, सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने से क्या हुआ, सपोर्ट करने से उन्होंने अगले ही साल 1906 में, अब 5 ही बात हो गई खत्म, अब मैं डायरेक्ट आ गया 1906 में क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, कौन सी, मुस्लिम लीग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906, ठीक है। नेतृत्व ध्यान रखेगा, आगा खां और सलीमुल्लाह,
तो सलीमुल्लाह के तो नेतृत्व में भी थी, लीडरशिप किसकी थी, नेतृत्व में, आगा खां की अध्यक्षता में। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों से पूछा जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढाका में। एक एक पॉइंट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा जब उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने ना अपनी यहां पे एक अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी, कांग्रेस से हटकर। पहले सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में आया करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। क्योंकि आप समझ चुके हैं, देखिए 5 में जो चीजें हुई, हर एक चीज किसी न किसी चीज से लिंक है, डायरेक्ट याद नहीं करोगे। तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, किसकी, फिर मुस्लिम लीग की जब स्थापना की उसको हेड किसने किया, जिस प्रकार डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने हेड किया था, तो मुस्लिम लीग को हेड किसने किया, आगा खां ने, सलीमुल्लाह ने बनाई थी। यानी इसके जैसे वहां पे ए हुयूम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ये यहां के नवाब थे बंगाल के, कौन, सलीमुल्लाह। चले, ये आप लोगों को समझ में आ गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1906 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, वो आप लोगों को याद रखना है। देखिए 1906 में, और कहां पे, कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कांग्रेस का। देखिए मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी के हर साल अधिवेशन हो रहे थे, हर साल कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे दिसंबर महीने में। लेकिन जो आप लोगों को मैं कॉन्फ्रेंस बताऊं ना, सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस आप लोगों को याद रखने हैं। तो 1906 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हो रहा था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, यानी हेड कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हेड कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस को। उसे कॉन्फ्रेंस को दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी, कि डिमांड की थी अंग्रेजों से। देखो अब ये पॉइंट क्या है, एक बार मैं समझा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम स्वराज की मांग। स्वराज का मतलब है खुद राज। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने, अब हम राज करेंगे, यहां पे ब्रिटिशर्स राज नहीं करेंगे। तो स्वराज की डिमांड किससे की, अंग्रेजों से। तो आपसे यही क्वेश्चन आता है कि भाई स्वराज, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्वराज की मांग कब की गई, 1906। कौन से कॉन्फ्रेंस में, कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में सर्वप्रथम स्वराज की डिमांड की गई। स्वराज यानी खुद हम राज करेंगे। तो आप लोग समझ गए। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। कुछ मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अगले साल अलग पार्टी बना ली मुस्लिम लीग के नाम से। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कहां पे हुई, ढाका में हुई, बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, अध्यक्षता और हेड मैंने आप लोगों को बता दिया। चले 1906 में ही कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा ब्रिटिशर से, कि हम खुद राज करेंगे। सर्वप्रथम स्वराज की डिमांड की गई। ठीक है, चले ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आते हैं 1907 में, 1907 में। ठीक है, देखिए कुछ क्या क्या किस प्रकार चीजें घट रही है वो आप लोग याद रखो बस भाई। ठीक है, 1907 में देखिए 2-3 पार्ट बनेंगे, फेज 2 फेज 1 यानी सभी के। लेकिन बस एक बार स्टोरी टाइप आप लोगों को पूरा इतिहास पढ़ लेना है, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। 1907 1907 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ। अब देखो भाई, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में ना 2 तरह के नेता रहते थे, एक उदारवादी सोच के, एक उग्रवादी सोच के। उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, जो भाई चाहते थे भाई लड़ाई झगड़े से यानी मार पिटाई से ही आजादी लेंगे, ऐसे आजाद अंग्रेज हम लोगों को नहीं करेंगे। लेकिन उदारवादी नेता कह रहे थे अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम अंग्रेजों का सामना कर पाए, इसलिए हम लोगों को अंग्रेजों की चापलूसी करके ही धीरे धीरे हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी लेनी पड़ेगी। यानी 2 तरह के माइंड सेट थे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन जब हुआ, स्वदेशी आंदोलन जब चला और बहिष्कार आंदोलन जब चल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर ही, यानी किस प्रकार स्वदेशी मूवमेंट को आगे लेके चले, तो इसी को लेकर ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई। उदारवादी चाह रहे थे कि इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दे, लेकिन उग्रवादी चाहते थे पूरे देश में फैला दे, लेकिन उदारवादी नेता क्या चाह रहे थे कि इस आंदोलन को हम केवल बंगाल में ही रखना चाहेंगे। तो इसी को लेकर ही 1907 में कांग्रेस का फिर से अधिवेशन हो रहा था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ, सूरत। सूरत कहां पे दोस्तों, गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, सूरत में हुआ। ठीक है, सूरत में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इस
अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे भाई, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। विभाजन यानी पार्टीशन। कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। यानी कांग्रेस पार्टी, आप लोगों से यही क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1907 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। यानी सूरत कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसको। सूरत कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी टाइम कांग्रेस पार्टी का दो पार्ट में डिवीजन हो गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है, नरम दल आप समझ गए, जो इंट्रीमिस्ट थे। गरम दल एक्सट्रीमिस्ट है, यानी जो लड़ाई झगड़े से चाहते थे। गरम दल के नेता सुन लो, नरम दल के मैंने लिखवा दिया था पहले ही। गरम दल के नेता बहुत ही फेमस है, लाल बाल पाल के नाम से। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये 3-4 नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। ये 3-4 नाम है दोस्तों। देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और कौन था? अरविंद घोष। ये 3-4 नाम है जो कैसे नेता थे? गरम दल वाले नेता। आप लोगों से ना 3-4 लीडर का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन कैसा नेता था, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नरम दल वाले मैंने पहले ही लिखवा दिया था आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो 1907 में ये इवेंट हुआ, बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ? स्वदेशी आंदोलन को लेकर, कि स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार फैलाया जाए, या क्या पूरे भारत में फैलाया जाए, या क्या केवल बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। इसी बात को लेकर गरम दल और नरम दल दो पार्टी में ये डिवाइड हो गया भाई। एक बात और ध्यान रखना, अब यहां पे कुछ फैक्ट लिखवा देता हूं। जो स्वदेशी आंदोलन था ना भाई, कब स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? अब दिमाग में सेट हो गया, जब बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन जब चलाए गए तो ये आंदोलन ना दोस्तों पूरे भारत में फैल गया था, पूरे भारत में फैल गया था। आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को ना वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहां पे जाना जाता था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चले तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन फैला भाई। ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कहां फैला? महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी फैला, नीचे दक्षिण भारत में यानी मद्रास वाली साइड भी फैला, कलकत्ता में फैला ही तो था, आप लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली में भी फैला था, यानी पूरे भारत में फैल गया था। आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि जब स्वदेशी आंदोलन महाराष्ट्र में फैला तो उसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र में कौन कर रहे थे? तो महाराष्ट्र का नाम आते ही ना आप लोगों के दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, वो था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन को। पंजाब में कौन कर रहे थे? पंजाब नाम आते ही लाला लाजपत राय दिमाग में आना चाहिए, लाला लाजपत राय। ठीक है, और अजीत सिंह भी यहां थे, अजीत सिंह। ठीक है, दो जने थे, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। मद्रास की बात हो चिदम्बरम, मद्रास की बात हो चिदम्बरम। ठीक है, और दिल्ली की बात हो हैदर रजा। ये 2-3 नाम मैंने आप लोगों को बताए कि स्वदेशी आंदोलन को ना कहां पे कौन लीड कर रहा था। देखिए, कुछ फैक्ट भी आप लोगों को दोस्तों याद रखने पड़ेंगे इतिहास में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ, आप लोगों का सागर भर जाएगा खुद ही दिमाग में। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और जब भी रात में सो या जागो उठो तो दिमाग में ना एक बार पढ़ दिया करो इसी प्रकार कि 1885 में ये हुआ, 86 में, 1788 में ये हुआ, 1905 में ये हुआ, 1906 में। दिमाग में अपना रिवीजन करा करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा इतिहास आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें आप लोग भूल जाओगे। भूलोगे कब नहीं? हम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हम ना आज भी दिमाग में, सुबह आज भी मैंने एक बार दिमाग में सेट किया कि 1905 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ। इस प्रकार 1947 तक चले जाया करो। आज एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर दिया, कल मेडिवल कर दिया, परसों मॉडर्न कर दिया। इस प्रकार दिमाग में घुमाते रहोगे ना पूरे जीके, तो आप लोगों को समझ में आने वाली है। समझ आया? चले, ये सारी बातें अब मैंने आप लोगों को बता दिया। 1907 की बातें हमने पढ़ लिया, क्या हुआ भाई? ठीक है, चले अब आगे चलो, आगे चले या काफी हो गया आज के लिए? बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है, 1907 तक हमने पढ़ लिया है दोस्तों। चले, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी रहने दो, क्योंकि इतिहास की आज स्टार्टिंग है। अगली क्लास में थोड़ा सा तैयार होके आइएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ना भाई। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।